तो आप जितनी बार उनको देखते हैं उतनी बार उनके किरदार के नए नए आयाम निकल कर के आते हैं। क्लियरली समझ में नहीं आई है कि वो बिजनेसमैन थे जिन्होंने टीचिंग करी, वो टीचर थे जिन्होंने बिजनेस किया। दोनों का तालमेल कहाँ बैठा और कहाँ नहीं बैठा, मेरे लिए कहना अभी भी मुश्किल है। आखिर ऐसा हुआ क्या कि उनके हाथ से वो शिप निकल गई? क्यों लगा कि डगमगा गए वो? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चूक जो हुई वो इसी मामले में हुई कि ये ग्रोथ इतना ज़्यादा हुआ और इतनी कम समय में हुआ कि शायद किसी को समझ में नहीं आया कि क्या करना है। और जब तक ये समझ में आया कि क्या होना चाहिए तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। ना बायजू के एम्प्लॉयज़ खुश हैं, ना इसके लेंडर्स खुश हैं, ना इन्वेस्टर्स खुश हैं, ना ऑडिटर्स खुश हैं, ना पेरेंट्स खुश हैं और ना जो बच्चे हैं वो भी खुश हैं, राइट। सो आज की डेट में इतने साल हो गए बायजू को काम करते हुए और 8 सालों में ऐसी कोई स्टडी नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसमें ये पता चल सके कि इस एक ऐप की वजह से बच्चे की सोचने समझने या की क्षमता में इतना विकास हुआ है। इसका कोई पैरामीटर नहीं है जिसको हम लर्निंग आउटकम कहते हैं। किताब वाला के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इंडिया में इस समय करीबन 100 से ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल है। यूनिकॉर्न बोलें तो जिनकी वैल्यूएशन $1 अरब से पार है। इस लिस्ट में एक ऐसा स्टार्टअप है जिसका नाम सबसे ज़्यादा शायद हम लोगों ने सुना होगा, बायजूस। कभी अच्छे टर्म में तो शायद हमने कम ही सुना है, लेकिन नेगेटिव कारणों से ये स्टार्टअप बहुत ज़्यादा हेडलाइन में रहा है। कभी कस्टमर्स को परेशान करने के लिए, कभी अपने एम्प्लॉयज़ को परेशान करने के लिए, कभी इन्वेस्टर्स के साथ लड़ाई में, तो कभी बहुत सारी रीजंस की वजह से। आज हम इस बायजू के ऊपर जाने की, इंडिया में सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाले एडटेक स्टार्टअप बनने की कहानी से लेकर उसके वापस उस निचले फर्श तक आने की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ प्रदीप के साहा हैं जो मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के को फाउंडर हैं। उन्होंने 4 से 5 सालों तक बायजूस के बारे में पर्टिकुलरली रिपोर्टिंग की है, जर्नलिज्म में अपना स्पेस दिया है बायजूस को लेकर स्टडी करने के लिए। उन्होंने किताब लिखी है बायजूस के पूरे सफ़र के बारे में। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो लोगों के सामने हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो लोगों से छिपे हुए हैं, जो शायद पब्लिक डोमेन में आने की ज़रूरत है, लोगों को आवाज़ मिलने की ज़रूरत है। आज हम उनके साथ ही बात करेंगे। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच उपासना। बायजू रविंद्रन, फाउंडर ऑफ द बायजूस। बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ पब्लिक डोमेन में लोगों के सामने हैं, लेकिन आपने इस किताब में उनके उन साइड्स को सामने रखा है जो शायद नहीं है पब्लिक डोमेन में। एक करिज्मेटिक फाउंडर की तरह उनको देखा जाता है, लेकिन आपने टर्म यूज़ किया है, नोबडी कैन विन एन आर्ग्यूमेंट विद हिम, ही वॉज डिल्यूजनल, लाइड टू एम्प्लॉयज़, रिप्लाइड इन यूजुअल फैशन। ये सारे टर्म्स यूज़ किए आपने। एक पर्सनैलिटी उनकी आप हमारे सामने रखिए। किसी एक चीज़ को बोलना बायजू रविंद्रन की पर्सनालिटी के बारे में मेरा ख्याल है सही नहीं होगा। एक निदा फाजली साहब का एक शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो बार बार देखना। तो आप जितनी बार उनको देखते हैं उतनी बार उनके किरदार के नए नए आयाम निकल कर के आते हैं। जैसा कि आपने कहा, जब आप उनका इंटरव्यूज़ देखेंगे मीडिया पब्लिकेशंस में, तो एक अलग इंसान नज़र आता है जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको अपने आप पे काफ़ी भरोसा है, अपने स्टार्टअप पे काफ़ी भरोसा है, आगे करेगा, अच्छा कर रहा है, ऑल दैट थिंग। राज शामानी एक यूट्यूबर है, उनके साथ एक इंटरव्यू आया था, मुझे याद है। उस इंटरव्यू में उनका जो वल्नरेबल साइड है वो सामने आया था कि कितनी तरीके की तकलीफ से होकर के गुजरे हैं, पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, या फिर इस निगेटिविटी की वजह से जो भी सारी चीज़ें हुई हैं। एक वो पहलू है उनके व्यक्तित्व का। एक वो व्यक्तित्व का पहलू है जो कि सारे लोग जानते हैं, जो कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनके सामने एक अलग पहलू है, जो वहाँ से निकल चुके हैं उनके सामने एक अलग पहलू है। ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन्होंने अपने साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी उसके ऊपर सारे लोगों को ईमेल लिखा था, जिसमें बायजू रविंद्रन, दिव्या गोकुलनाथ, HR टीम, सब लोग शामिल थे। अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सामने रखा था और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो बहुत सारे रूप हैं
बहुत उद्यमी हैं बायजू रविंद्रन। बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ तक भी पहुँचे हैं। एक हॉबी क्लासेस की तरह जो शुरू हुई थी उनकी कैट क्लासेस, उसको वहाँ से लेकर के एक ऐसी कंपनी खड़ा करना जिसके बारे में सारे लोग जानते हैं दुनिया में, और जिसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन है। 22 बिलियन सुनने में एक अजीब, मतलब आप उसको प्लेस नहीं कर पाते, आप समझ नहीं पाते कि 22 बिलियन कितना बड़ा एक नंबर है। तो एक उदाहरण के लिए मालदीव्स का जो पूरा जीडीपी है वो 6 बिलियन के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखी जाए तो। एक समय में 58,000 लोगों को काम दिया था इस कंपनी ने। तो बहुत सारी चीज़ें करी हैं बायजू रविंद्रन ने, बहुत सारी चीज़ें सही बैठी हैं और बहुत सारे उनके डिसीशंस जो हैं वो गलत बैठे हैं। व्यक्तित्व की बात की जाए तो बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति हैं, हार्ड वर्किंग हैं, महत्वाकांक्षी हैं, बहुत बिजनेसमैन हैं, टीचर होने के गुण सारे हैं। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आई बात कि वो टीचर हैं या बिजनेसमैन हैं। ये सवाल आप उनसे भी पूछ सकते हैं, आप पूरी दुनिया से भी पूछेंगे। मुझे अभी तक ये बात क्लियरली समझ में नहीं आई है कि वो बिजनेसमैन थे जिन्होंने टीचिंग करी, वो टीचर थे जिन्होंने बिजनेस किया। दोनों का तालमेल कहाँ बैठा और कहाँ नहीं बैठा, मेरे लिए कहना अभी भी मुश्किल है। तो ये कई सारे पहलू हैं उनके सामने। अब इसमें से आप चुन लीजिए आपका कौन सा पहलू आपको सबसे ज़्यादा जमता है, बट दीज आर अ फ्यू फैसेट्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी। बायजू की जो शुरुआत रही है, हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में देखा है, आपको भी बता दें कि पहले वो कैट की तैयारी के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, लोगों को पढ़ाते थे। उसके बाद धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, उनके दिमाग में उनके दोस्तों ने आइडिया दिया कि आप क्यों नहीं कोचिंग क्लासेस शुरू कर देते हैं। इस तरह से कुछ आहिस्ता आहिस्ता सफ़र शुरू हुआ। हार्ड वर्किंग रहे हैं, नो डाउट, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि उनके हाथ से वो शिप निकल गई? क्यों लगा कि डगमगा गए वो? छोटी सी कोशिश थी जो कि बहुत दूर तक गई। और अगर आप देखें बायजू की जर्नी को तो 2018 जब वो यूनिकॉर्न बने थे, राइट, तब तक तो ठीक ठाक था मामला और ग्रोथ भी था जो वो ठीक ठाक हो रहा था। अब आप कभी भी कोई भी कंपनी आप शुरू करते हैं, चाहे जितने भी छोटे स्केल पे शुरू करते हो, आपका एक सपना होता है कि इस कंपनी को एक उस स्तर पे लेकर के जाएं कि पूरी दुनिया में लोग जानें कि हमने ऐसा काम किया है, राइट। और बायजू ने अगर ऐसा सोचा है तो गलत नहीं सोचा, उन्होंने भी यही सोच करके वो कंपनी शुरू करी है। और 2006 से उनकी जर्नी शुरू होती है, जब उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके इसको ही आगे बढ़ाना शुरू किया, जब उन्होंने बायजू क्लासेस फॉर कैट शुरू किया था। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और ग्रोथ भी ठीक ठाक थी। इनफैक्ट जो उन्होंने सोचा था उससे बेहतर ग्रोथ थी 2018-19 तक। बट ये अचानक से पैंडेमिक का आना और पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया का लॉकडाउन में चले जाना, और सिर्फ एक ही ज़रिया था, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो बिज़नेस का हो, चाहे वो चीज़ें बेचने का हो, चाहे वो ख़रीदने का हो, वो बचता है ऑनलाइन। और उस एक चीज़ की वजह से ये पूरे सिस्टम पे इतना प्रेशर पड़ गया और ग्रोथ इतनी फिनोमिनल हुई, इतनी तेज़ी से इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए कि फिर अचानक से ना वो आपके जो प्रोसेसेस आप बनाते हैं, यू नो, बिल्ड इन प्रोसेसेस टू चेक एंड बैलेंस जिसको कहते हैं, राइट। कई सी चीज़ों को अगर आपका ग्रोथ हो रहा है, वो ग्रोथ सही दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो गलत दिशा में नहीं चली जाए, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें बांधनी है, वो चेक्स एंड बैलेंसेस हर जगह होना चाहिए। वो शायद नहीं हुआ, वो तो सब लोग कहते हैं। क्या ये हो सकता था? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं चलाया वो धंधा, उन्होंने चलाया, तो उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा। क्या उन्हें पता था? ज़रूर पता था। इस बात से कोई दो राय नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़ जहाँ पे जाकर के ये चीज़ बिगड़ी वो यहाँ पे थी कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे से जाकर के चीज़ें फिर बियॉन्ड कंट्रोल चली जाती हैं, आपके हाथ से कमान निकल जाती है। फिर आपको एज एन एंटरप्रेन्योर, एक वैसा व्यक्ति जिसने इस बिज़नेस की शुरुआत की, जिसने इस कंपनी की शुरुआत की, आपकी दूरदर्शिता उस हिसाब से होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को देख सके या भाप सके कि कहाँ पे जाकर के लगाम आपके हाथ से निकल सकती है। और एक सही बिजनेसमैन वही होता है, राइट, बिकॉज आप चीज़ों के साथ साथ निकल जाते हैं, वो तो सब लोग कर सकते हैं, दैट इज़ एन ईजी पार्ट। बट कहाँ पर जाकर के रुकना है, वो आपकी बिज़नेस को समझने की सही काबिलियत को दिखाता है कि आप कहाँ पे जाके रुकना इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट। सर्वाइवर का सबसे बड़ा स्किल होता है कि
आप किसी चीज़ के परसूट में इतनी आगे निकल जाते हैं कि आपको फिर वो चीज़ भी नहीं मिलती और फिर आपके लिए वापसी का रास्ता भी तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो एज अ सर्वाइवर अगर आप कहीं जंगल में जाके अटक गए हो तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना है कि भाई यहाँ पे आकर के रुक जाना है, सूर्यास्त में 15 मिनट बाकी है और 15 मिनट में ही वापस आ सकता हूँ। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि ये चीज़ किसी ने नहीं समझी और यहाँ पे सबसे बड़ी चूक हुई कि ग्रोथ कहाँ तक जा रहा था, कैसे जा रहा था, क्या उनको पता था कि चेक्स एंड बैलेंसेस हैं या नहीं हैं, क्या उनको सही जानकारी नहीं थी, अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी, बिकॉज यू आर द फाउंडर, आपको मालूम होना चाहिए था। तो ये जो एक तरह से उन्माद कहिए या चाह कहिए या महत्वाकांक्षा कहिए एक ऊंचाई पे पहुंचने की, और वो ऊंचाई का कोई सीमा नहीं होती, राइट? क्योंकि आप जितना ऊंचा पहुंचते जाते हैं आपको फिर लगता है कि उससे थोड़ा ऊंचाई पे और जाया जा सकता है। तो जब तक वो ऊंचाई आपके नज़र के सामने नहीं होती और एक ऊंचाई के पर जाने के बाद आपको फिर ज़मीन नहीं दिखती, तो वो तालमेल बिठाए रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चूक जो हुई वो इसी मामले में हुई कि ये ग्रोथ इतना ज़्यादा हुआ और इतनी कम समय में हुआ कि शायद किसी को समझ में नहीं आया कि क्या करना है, और जब तक ये समझ में आया कि क्या होना चाहिए तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। शायद पैंडेमिक भी इसका बहुत बड़ा बिल्कुल, रीज़न था बिल्कुल। कि उनको वो ग्रोथ बिना किसी फंडामेंटल रीज़न के मिली। बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज़ पैंडेमिक के दौरान हुआ ये कि आपके पास अगर आप एक पेरेंट हैं और आपका बच्चा स्कूल जाता है, राइट? तो आपका बच्चा स्कूल में 6 घंटे तो स्कूल में ही है, ठीक है? दूसरी बात, आप स्कूल में फ़ीस पे कर रहे हैं या शायद आपका बच्चा ट्यूशन सेंटर जाता हो या कोचिंग सेंटर जाता हो, तो उसका समय भी लिमिटेड होता है। आपके पास संसाधन भी लिमिटेड होते हैं कि आप कोई तीसरी चीज़ शुरू कर सकें। अब लॉकडाउन के समय हुआ ये कि स्कूल बंद हो गए, कोचिंग्स भी बंद हो गए, बच्चा सारा का सारा टाइम घर पे, माँ बाप भी सारे के सारे टाइम घर पे, माँ बाप भी सारा समय बच्चों के साथ नहीं बिताते थे, तो माँ बाप को ये जानकारी ज़्यादा होने लगी कि बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत सारों को तो ये जानकारी भी नहीं थी, राइट, कि बच्चा किस क्लास में है, कैसा कर रहा है एंड ऑल दैट। लेकिन जब ये शुरू हुआ और जब दिखा कि ऑनलाइन एक ज़रिया है पढ़ाई का और ऑनलाइन के ज़रिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, और पेरेंट्स ने देखा कि उससे शायद कुछ न कुछ तो एक निरंतरता बनी हुई है, राइट? क्योंकि पैंडेमिक की वजह से वो टूट गया, चीज़ों की निरंतरता में व्यवधान आ गया, वो पूरी का पूरा टूट गया। तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ पढ़ाई चल रही है, राइट? और कुछ क्लासेस अच्छे हैं, कुछ टीचर्स अच्छे हैं, तो ये सारी चीज़ चलती गई और इस वजह से सब लोगों को ये समझ में आया कि नहीं भाई, इसमें मतलब तो है, और आपके पास कोई साधन भी नहीं है कि आप कुछ और कर सके। आपका अपना काम है, आप बच्चे के साथ बैठ करके पढ़ा नहीं सकते उसको। तो जो अंडरस्टैंडिंग है और जो एक्सेप्टेंस है वो मिल गया। लोग जानते तो थे एडटेक के बारे में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में लोग जानते तो थे, लेकिन इसको अपनाया नहीं था पब्लिक ने। ये जो एक्सेप्टेंस मिली है ये पैंडेमिक के बाद मिली है। जैसे मैंने ये बात किताबें भी कही है कि पैंडेमिक जो है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट था जितना डिमोनेटाइजेशन था फिनटेक कंपनीज़ के लिए। अगर आपके पास तो डिजिटल इकोनॉमी पहले भी थी ना, लेकिन आप पेटीएम थोड़े यूज़ करते थे, वो डिमोनेटाइजेशन ने आपको फोर्स किया, आपको बाध्य किया कि आपको यूज़ करना ही है, क्योंकि आपके पास और कोई उपाय नहीं था। तो उसी तरह से ये एक चीज़ है और इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली पूरे एज अ सेक्टर। और सिर्फ इसी कंपनी को नहीं, अगर आप अन्यतर अलग सेक्टर्स में भी देखें तो जो भी ऑनलाइन कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ पैंडेमिक का, उस पे से ही ये भी थी। सो 3 एस्पेक्ट्स मैंने देखे। एक है कस्टमर्स जिनको बायजू सर्व कर रही है, एक उसके एम्प्लॉयज़ जो बैकएंड से उसकी ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं, थर्ड आते हैं इन्वेस्टर्स आते हैं। तीनों में से शायद ही कोई एक होगा जो बायजूस के फाउंडर्स के डिसीजन से खुश रहा हो। करेक्ट। तीनों ही प्रताड़ित रहे हैं। जी। स्टार्ट करते हैं कस्टमर्स से। जी। पेरेंट्स को फॉल्स प्रॉमिस करना, 15 डेज का पहले प्रीमियम ट्रायल देना। मैं डिटेल नहीं जाऊंगी, आपसे आप बताइए। हाँ, तो सबसे मज़े की बात यही है कि ये इकलौती कंपनी मुझे दिखी है मेरे रिपोर्टिंग करियर के दौरान कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें से कोई खुश नहीं है। ना बायजू के एम्प्लॉयज़ खुश हैं, ना इसके लेंडर्स खुश हैं, ना इन्वेस्टर्स खुश हैं, ना ऑडिटर्स खुश हैं, ना पेरेंट्स खुश हैं और ना
जो बच्चे हैं वो भी खुश हैं, राइट। सो आपने पूछा पेरेंट्स के बारे में, देखिए इसके लिए थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। हमारा देश जो है वो अभी भी एक विकासशील देश है और पढ़ाई के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश में जो है वो हम लोग खास करके ये मिडिल क्लास वाले जो हम लोग हैं, हम लोग ये देखते हैं कि पढ़ाई एक वो ज़रिया है और जिसके थ्रू हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप फ़र्क नहीं पड़ता, आप सड़क पे चले जाइए और आप 10 पेरेंट्स से ये बात पूछिए, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाय की दुकान वाला हो, या व्यवसायी व्यक्ति हो, या फिर नौकरी पेशा आदमी हो, सब यही बोलेंगे कि भाई मेरे को ये बचपन में नहीं मिला, मेरे को अपने बच्चे को देनी है ताकि उसका जो फ्यूचर है, जो उसका भविष्य है वो बेहतर कर सके। जो मैंने किया उससे मैं एक स्टेप आगे जाना चाहता हूँ अपने बच्चों के लिए। एंड आई थिंक दैट इज़ कॉमन अक्रॉस क्लासेस, राइट। उसका एक ही उपाय है, पढ़ाई। अच्छा पढ़ो, आगे बढ़ो, अच्छा करो। इस चीज़ को जो है ना, इस चीज़ को सारी ऑनलाइन कंपनीज़ ने बहुत अच्छे से भुनाया है और बाइजू इज़ वन ऑफ देम, राइट। नाउ हुआ ये कि अगर आप देखें कि इनकी जो सेल्स फोर्स है या इनका सेल्स पिच कैसे काम करता है, तो आप मोबाइल गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको बाइजू का ऐड आता है, आपने क्लिक कर दिया या कुछ देख लिया, 2 एपिसोड आपने 2 वीडियोस देख लिए, तो कंपनी को पता चल जाता है कि आपके मोबाइल फ़ोन पे ये डाउनलोड हुआ है। कंपनी के लिए आप लीड बन जाते हैं उस समय, और फिर कंपनी आपको अलग अलग मैसेजिंग के थ्रू पहुंचना शुरू हो जाती है। किसी तरह से अगर आपको पता चल गया कि कंपनी ने आपको फ़ोन किया, आपको बताया बच्चे कैसे हैं, किस क्लास में हैं, कैसा पढ़ते हैं, ये जो भी है, और उसके बाद फिर वो आपसे बताते हैं कि हम आपके यहाँ एक डेमो देने आते हैं। ये चीज़ आज के डेट में बंद हो गई, क्योंकि वो घर घर जा कर के बेचना बंद कर दिया, उन्होंने ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया है अभी। ये पिछले साल से ही हुआ है। लेकिन ये शुरुआत के दौरान जब ये बहुत तेज़ी से ग्रो की, दिस वाज द फोकस, होम विजिट्स वर द फोकस। आपके घर आकर के वो 2-2 घंटे आपको काउंसल करते थे कि आपके लिए ये कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं साम दाम दंड भेद, जहाँ जा कर के काम निकल जाए। तो पहले आप बताते थे कि आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, हाँ आप थोड़ा सा और पुश दीजिए तो शायद और बेहतर कर ले, उसके लिए ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते थे। बच्चे से सवाल, उसको जवाब, ट्रिक बताते थे, समझाते थे। तो पहले फुसलाने से, पहले समझाने से, उसके बाद बरगलाने से, फिर धमकाने से, जहाँ जा कर के बात बन जाए, पेरेंट ले लेता था। अब सारे बच्चों का जो स्तर होता है, जो आईक्यू लेवल होता है या जो योग्यता होती है, वो एक जैसी नहीं होती। सब अपने अपने हिसाब से ग्रो करते हैं और कोई भी सही या गलत नहीं है। सबका अपना एक अलग लेवल है और सब अपने हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। हर इंसान को वो चीज़ उतनी ही फ़ायदेमंद नहीं होगी, ये तो क्लियर बात है। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके ऊपर ये थोपा गया, बिकॉज जो सेल्स पीपल थे, जो बेच रहे थे इसको, उनके टारगेट्स पूरे करने होते थे। क्योंकि अगर टारगेट नहीं पूरा करेंगे तो उनकी नौकरी में व्यवधान आएगा, उनकी नौकरी खतरे में होगी। तो वो टारगेट पूरा करने के चक्कर में कुछ भी बोल करके बेच देते थे, राइट। कि अरे आपको तो हमने 50% डिस्काउंट ऑफर किया है, स्कॉलरशिप दे दी है। फिर पेरेंट बोलेगा हमारे पास तो पैसे नहीं है, बोलेगा कोई बात नहीं, आप 5,000, अगर 35,000 का कोर्स है, 50,000 को आप 5,000 डाउन पेमेंट कर दीजिए, बाकी तो आप किस्तों में दे दीजिएगा। उनको ये भी नहीं बताया जाता था कि आपका एक्चुअली हम लोन करवाएंगे, राइट। वो बताते थे कि आप किस्तों में दे दीजिएगा। पेरेंट को ये लग रहा है चलो कंपनी से हम ले रहे हैं और कंपनी को पैसे दे रहे हैं। असल में पेरेंट साइन करता था डॉक्यूमेंट कि उसके ऊपर लोन चढ़ गया है, और वो उसको तब पता चलता था जब पहली ईएमआई की किस्त आती थी उसके ऊपर। उनको ये तक नहीं बताया जाता था कि हम आपका लोन करवा रहे हैं और बैंकिंग कंपनी जो भी आपको पैसे दे रही है आपको उसको लोन वापस करना है। पेरेंट्स को ये भी नहीं बताया जाता था। फिर प्रॉमिस, अरे ठीक है सर, आप लेकर के ट्रायल देख लीजिए, आपको अच्छा नहीं लगा तो आप लौटा लीजिएगा, हम रिटर्न कर देंगे। उनको ये भी नहीं बताया जाता कि 2 हफ्ते या 15 दिन का विंडो होता है। ये बता करके सेल्स पर्सन ने अपना बेच दिया और सेल्स पर्सन गायब हो गया सीन से। ही वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट परचेज, नेक्स्ट सेल, राइट। अच्छा, अब पेरेंट को अगर किसी तरह का व्यवधान आया, कुछ समझ में नहीं आया, पेरेंट कॉल करता रहेगा, राइट। और ये कॉल उठाने से मना करेंगे, सेल्स पर्सन कॉल नहीं उठाते। मैंने कई सेल्स पर्सन से बात करी, कई सेल्स पीपल से बात करी, और सब ने मुझे यही कहा कि कई बार तो हम भी परेशान हो जाते थे, क्योंकि एक एक पेरेंट हमें 20-20 बार फ़ोन करता था। तो हम क्या करें? हमने अपने सीनियर को बताया, सीनियर बोला फ़ोन बंद कर दो, मत उठाओ। और वो तब तक नहीं उठाते थे जब तक वो 2 हफ्ते का जो विंडो था वो क्लोज नहीं हो जाता था। फिर तो विंडो ही नहीं है, आप रिटर्न नहीं कर सकते, नाउ यू आर स्टक, आपको ईएमआई भरनी है, आपको ये करना है। इस वजह से पेरेंट्स प्रताड़ित हैं। और क्योंकि आप चलो ले भी लिया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा तो हो।
आज की डेट में इतने साल हो गए बायजू को काम करते हुए, और 2015 से तो खैर ऑनलाइन चल ही रहा है, तो 8 साल तो हो ही गए ऑनलाइन इसका जो बिज़नेस चल रहा है। 8 सालों में ऐसी कोई स्टडी नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसमें ये पता चल सके कि इस एक ऐप की वजह से बच्चे की सोचने समझने या की क्षमता में इतना विकास हुआ है। इसका कोई पैरामीटर नहीं है जिसको हम लर्निंग आउटकम कहते हैं। इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता। अगर बच्चे को ए फॉर एप्पल बोलना आया, वो ए फॉर एप्पल आपके ऐप की वजह से आया, या जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी वजह से आया, जो माँ बाप से सीख रहा है उसकी वजह से आया, या बाहर से आया, या दोस्तों से आया, ये कौन बताएगा? तो ये लर्निंग आउटकम ही क्लियर नहीं है आपके ऐप का। बट इन्वेस्टर्स के मन में भी तो ये सवाल आना चाहिए था ना कि आखिर वो पैसा लगा रहे हैं किसी स्टार्टअप में, तो एक बार आउटकम भी आप डिमांड करेंगे कि मुझे दिखाओ कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, या फिर क्या हम एग्जैक्टली कुछ चेंज करने में पॉसिबल हैं, या फिर वो भी मुझे लगता है कि बहुत हद तक उनका भी हाथ था, वो भी इक्वली भागीदार रहे हैं इस ब्लड बाथ में। बिना सोचे समझे पैसे लगाते जाना, वैल्यूएशन बढ़ाते जाना। इन्वेस्टर्स पर आपका क्या स्टेक है? तो एक कॉमन टर्म है आज के डेट में, फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट। आई थिंक फ्रॉम एवरीबडी, पेरेंट्स से लेकर के इन्वेस्टर्स से लेकर के सब कुछ फोमो पे बिका है बायजू का, राइट? सो इन्वेस्टमेंट का ऐसा होता है कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपको एक सपना दिखाना होता है, एक विजन क्रिएट करना होता है, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाना होता है। आपको एक इन्वेस्टर चाहिए। आपने जिस दिन एक इन्वेस्टर को कन्वर्ट कर लिया और आपका सपना बड़ा दिख गया, पीछे पीछे 10 लोग आएंगे। यही हुआ, ठीक है? अगर आप बायजू की हिस्ट्री भी देखें, इनके पास सबसे ज़्यादा फंडिंग पैंडेमिक के दौरान आई है। पैंडेमिक के दौरान क्यों आई है? क्योंकि पैंडेमिक के दौरान ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इस तरह के ऑनलाइन लर्निंग की जो भी कंपनीज थी उनका, तो इस वजह से फंडिंग भी ज़्यादा आई है। क्योंकि हर कोई यही सोचता था कि अब तो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो उनको कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ही सब कोई पढ़ाई लिखाई करेंगे, जो भी करेंगे। और ये अक्रॉस द बोर्ड हुआ है। तो उस दौरान मतलब तांता लगा हुआ था इन्वेस्टर्स का, राइट? एक समय ऐसा था, और हम लोग मजाक की बात कहते थे कि ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता था जब बायजू ने मार्केट से पैसे नहीं उठाए होते थे। ये 2020-21 की बात है, राइट? और बहुत छोटे छोटे चेक्स, 50 मिलियन, 100 मिलियन, बहुत छोटे चेक्स हैं बायजू के। मतलब $16 बिलियन या $18 बिलियन की जिसकी वैल्यूएशन है कंपनी की, उसके लिए 50 मिलियन, 25 मिलियन, 100 मिलियन बहुत छोटी रकम होती है। और ये वो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने कोई ड्यू डिलिजेंस भी नहीं की। और बायजू का बहुत क्लियर कहना था कि अगर आप मेरे पास आकर के इतना छोटा छोटा चेक लिखोगे तो मैं अपनी कंपनी का बुक्स आपके सामने थोड़ी रखूंगा। क्लियर है? इन लोगों ने क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि बड़े बड़े कंपनी ने इन्वेस्ट किया था। सेक्वोया ने इन्वेस्ट किया था, राइट? सेक्वोया कैपिटल इंडिया, अभी उसको पीक 15 पार्टनर्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इन्वेस्ट किया था। जनरल अटलांटिक का इन्वेस्टमेंट था। ये बहुत बड़े बड़े नाम है। अब लोगों ने कहा कि अब होता है ना, आपने बोला कि यार मेरे को एक घर लेना है, तो कहाँ लेना है? तो फलां जगह पे लेना है, एक्सप्रेसवे पे लेना है। तो आपको कोई बोलेगा अच्छा वहाँ पे किसी का है क्या? तो आपके चाचा ने, मामा ने, रिश्तेदार ने, दोस्त ने, किसी ने लिया होगा। मतलब उसने ड्यू डिलिजेंस कर ही लिया, तो मैंने भी ठीक है, ठीक ही होगा, मैं भी लगा दे। इसी चक्कर में बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए, क्योंकि कोई भी इस मौके को भुनाने से चूकना नहीं चाहता था, जिसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये बहती गंगा में हाथ धो लिया, राइट? तो ये तो हुआ पैंडेमिक के दौरान कि सब लोग क्यों आए, शुरुआत में क्यों आए। लेकिन शुरुआत में इसलिए आए, आपको वहाँ से शुरू करना पड़ेगा, पूरा आरएन कैपिटल से। रंजन पाई ने पैसे क्यों डाले? रंजन पाई ने जब पैसे डाले थे 2012-13 की बात है, 12 में मुलाकात हुई थी, 13 में शायद पैसे डाले थे। जितना उनको डालना था उससे 10 गुना पैसे डाले थे, 50 करोड़ डाले थे 26% स्टेक के लिए। और आप कहीं जगहों पे पढ़िए, जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे आप क्लियरली पढ़ेंगे कि रंजन पाई का इतना बड़ा चेक देने का कोई मंशा नहीं थी, 5 करोड़ ही देने थे। तो आप सोचिए कि किस तरह से उन्होंने समझाई होगी ये चीज़, किस तरह से अपना विजन दिखाया होगा, राइट? यहाँ पे एक व्यक्ति था जो कोई चीज़ अलग हट के कह रहा था और था ये बात। क्योंकि बायजू का अगर टैगलाइन आप देखिए तो वो टैगलाइन है कम फॉल इन लव विद लर्निंग, राइट? समथिंग लाइक दैट, फॉल इन लव विद लर्निंग। और द टैगलाइन, सीखने पे तो किसी ने जोर ही नहीं दिया यार। हम लोग इतने बड़े हो गए, हम लोग सब मतलब पढ़ो, रटो, एग्जाम में लिख के आओ, नंबर लाओ, आगे की कक्षा में बढ़ो, ठीक है? यही सीखा है ज़िंदगी में। सीखना है जो कॉन्सेप्ट, इसके बारे में तो है ही नहीं। और अब बायजू के शुरुआत के दिनों के अगर आप ये देखें, जो उनके वीडियोस बनते थे वो एक्चुअली बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थे कि किस तरह से एक शेप
और 2 शेप और 3 शेप ज्योमेट्री में किस तरह से ये पांचों शेप का बेसिस एक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप देखिए आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ था और यहाँ पे पहला एक इंसान था जो लर्निंग पे फोकस कर रहा था कि सीखो, अगर सीखोगे दैट इज़ द बेसिक, बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएगी। अल्फ़ाबेट्स तो 26 है ना, उसको घुमा फिरा करके आपकी वर्णमाला में 33 अक्षर है, ठीक है, 11 स्वर और 33 व्यंजन है शायद। आप उसको, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है, आप सीखो कि उसको कहाँ कहाँ कैसे लगा सकते हैं। ये बंदा वो करना चाह रहा था, ये आपको ये नहीं बता रहा था कि 25 वर्ड्स ही होते हैं सिर्फ। तो अगर आप वो सीख जाते तो बहुत, एंड दिस इज हाउ ही गॉट इंटरेस्टेड, ही गॉट इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड। इन्वेस्टर्स ने ये देखा कि नहीं ये कर सकता है, और ये एक्चुअली अगर आप उस समय जाकर के इस चीज़ को देखना चाहें तो लगता है कि इसको स्केल किया जा सकता है, क्योंकि इस बंदे ने वो धंधा जमाया था। 12 लोगों से शुरुआत की थी, फिर 9 शहरों में गए, फिर 45 शहरों में गए, 25-25 हज़ार की स्ट्रेंथ को, कैपेसिटी, क्राउड को ऑडिटोरियम्स में पढ़ाया। दम तो रहा ही होगा ना। सो इट वॉज एन आइडिया दैट कुड बी स्केलेबल, दैट वॉज स्केलेबल। तो आइडिया तो था स्केलेबल, उसकी वजह से कुछ हैंडफुल ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हुए। आप देख लीजिए ना, आप आर एन कैपिटल के बाद सिकोया ने पैसे डाले, फिर चार्ल्स ज़ुकरबर्ग इनिशिएटिव ने पैसे डाले, फिर सोफिना ने और सिकोया ने फिर से पैसे डाले, और फिर तो तांता ही लग गया फिर। तो आई थिंक द फियर ऑफ मिसिंग आउट इज द रीज़न। और शुरुआत में बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, द आइडिया वॉज कि हमको एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करना है। मैं अभी भी यही बात कर रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन क्यों आगे आया। ऑनलाइन एजुकेशन इसलिए आगे आया क्योंकि हम ये बात कर रहे थे कि एजुकेशन को, शिक्षा को बहुत छोटे छोटे लेवल पे पहुंचाना है। अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन डीपीएस तो उतने ही है ना। अगर आप सारे देश के सारे बड़े बड़े स्कूल्स को इकट्ठा भी कर लें तो आपको क्या लगता है कितने सीट्स बनेंगे टोटल? 2 करोड़, 10 करोड़, ठीक है। आज के डेट में स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन है इंडिया में, वो है अराउंड 265 मिलियन, 26.5 करोड़। कहाँ जाएंगे ये बाकी के बच्चे? मीडियोकर स्कूल्स में पढ़ेंगे, है ना। एज अ पेरेंट आप क्या चाहते हैं कि इनको भी वैसी ही शिक्षा मिले जैसी बाकी बच्चों को मिले, डीपीएस में, मॉडर्न स्कूल्स में, ज़ेवियर्स में, बॉस्कोस में, राइट। ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का कहना यही था कि हम आपको वो चीज़ डेमोक्रेटाइज कर देंगे। हर पेरेंट के लिए उस एक सेंटर पे पहुंचना जो दूर दराज के शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में रह रहे हैं, उनके लिए दिल्ली आकर के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है, या अपनी राजधानी में जाकर के बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है, लेकिन एक फ़ोन खरीद करके एक ऐप डाउनलोड करना तो संभव है ना। तो हम वही कह रहे थे कि वो चीज़ आप ले आइए अपने फ़ोन पे, और आपका बच्चे को भी वैसी ही तालीम मिलेगी, वैसी ही शिक्षा मिलेगी जैसा किसी भी बच्चे को एक टॉप स्कूल में मिलती है। दैट वाज द प्रॉमिस, दैट वाज द प्रॉमिस कि हम आपको सिखाएंगे, सारी जगह से जो बेस्ट चीज़ें हैं वो चीज़ें ला करके आपको बताएंगे, आपका बच्चा सीखेगा और आगे बढ़ेगा। दैट वाज द प्रॉमिस, दैट इज़ हाउ ही गॉट इन्वेस्टेड एंड इंटरेस्टेड। एंड ऑब्वियसली देन पैंडेमिक हैपेंड और सब लोग फोमो के चक्कर में आ गए। बहुत टॉक्सिक पार्ट जो मुझे सामने आता है, बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स वर्कड इन बायजूस, उनके एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हैं, मेंटल अब्यूज से लेके फिजिकल अब्यूज, कुछ इंसिडेंट्स आपने जिक्र किए हैं किताबों में जो बहुत ही हॉरिबल है सुनने में, कि एज एन एम्प्लॉय अगर आपको उन चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। हाउ इट टर्न आउट, मतलब एक कंपनी का एक इस तरह का वर्क कल्चर क्रिएट करना, स्टार्टअप जो आप इतने नामी गिरामी स्टार्टअप बनते जा रहे हो, वो पूरा जो एक आपने एक्सपीरियंस शेयर किया उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस 4 साल के सफ़र में, जब से मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे लिख रहा हूँ या फिर इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो वहाँ पे अभी भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं करते थे, पहले करते थे फिर छोड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस जर्नी के दौरान वहाँ पे थे, अभी कुछ समय से नहीं है, मतलब जिन्होंने अभी छोड़ दिया। कुछ एक उसमें से एक का मेरे को मैसेज आया, मैं ऐसे ही बात कर रहा था, उन्होंने छोड़ दिया था कंपनी, तो मैंने उसको बोला अच्छा मैंने सुना तुमने छोड़ दिया। तो दिस पर्सन सेड कि यार मुझे पता नहीं है कि मैं इतने दिनों तक वहाँ पे कैसे सरवाइव कर पाया, राइट। क्योंकि अब जब मैं दूर से देखता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है अगर आप
एक तूफान में फंसे हैं और उस तूफान के बीच में बैठ कर के आप तूफान का जो उसकी जो ताकत है उसको आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो बड़ा मुश्किल होता है। चीज़ों को थोड़ा हट कर के, ऑफ सेंटर जा कर के, थोड़ा सा जूम आउट कर कर के अगर आप देख सकें तो उससे एक राय बनाना आसान होती है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये हैं जो बहुत तारीफ़ करते थे कंपनी के और मेरे साथ लिटरली झगड़े होते थे कि यार तूने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा तो होता ही नहीं है। वो लोग आकर के बोलते हैं यार मुझे नहीं पता हम कितने दिन सर्वाइव कर सके। और एक एग्जांपल बताता हूँ, 22-23 साल के ये बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स जो सेल्स पीपल हैं जिनको हम कहते हैं, मुझे बताया गया कि ये लोग कॉलेज से डायरेक्ट आते थे और खुश होकर के, मतलब फुल ऑफ एक्सूबरेंस, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, और वो एकदम दुनिया बदल देंगे वाले परिदृश्य से आते थे और वो लोग वैसा काम करते थे कि पूरी जी जान लगा करके मेहनत करनी है। एंड बाय द टाइम दे वुड गेट आउट ऑफ द कंपनी, उन सबको कोई ना कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हो जाता था। किसी को डायबिटीज़ हो गया, किसी को हाई। 22-23-25 साल के बच्चे, नो, द प्रेशर इज जस्ट इंसेसेंट। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना प्रेशर है। और ये मैं नहीं कहता, आपको कॉन्वर्सेशन से पता चल जाएगा। आप यूट्यूब पे आप इंटरनेट पे जा कर के सिर्फ गूगल सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा, राइट। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही आम बात है। एंड ऑल्सो दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ जितनी तेज़ी से ग्रोथ किया। एक लास्ट लाइन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप एक पहले पायदान पे होते हो या पहली सीढ़ी पे होते हो या 1 मिलियन के वैल्यूएशन पे होते हो, वहाँ से 10 मिलियन का वैल्यूएशन पे जाना एक अलग जर्नी है। 10 से 100 जाना एक अलग जर्नी है और फिर 100 से 1000 जाना एक अलग जर्नी है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना, वैसे वैसे आपका मार्केट सैचुरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर वो मार्केट जो आपके पास बहुत सारे लोग थे उसमें से फिर थोड़े कम बचते हैं, फिर थोड़े कम बचते हैं, तो आपके पास प्रेशर फिर, लेकिन आपको ग्रो करना है, मतलब आपको नंबर ज़्यादा लाना है। तो आपको मार्केट कम होता जा रहा है, आपका टारगेट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर 100 में आपको 100% ग्रोथ करना है तो आपको 200 बनाने हैं, मतलब आपको 100 का इजाफा करना है। आपको अगर 50 में 100% का इजाफा 100% चाहिए तो आपको सिर्फ 50 नंबर्स चाहिए। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाते हो वैसे वैसे आपके टारगेट्स और बड़े होते जाते हैं एब्सोल्यूट नंबर्स के मामले में। तो आपके पास पूल कम है, टारगेट्स बड़े हैं, इसलिए प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और पैंडेमिक में यही हुआ। जब आपने 4 साल के अपने इस जर्नी में कई बार रविंद्रन से खुद आपका सामना हुआ है, आपने उनसे सवाल पूछे हैं और उन्होंने उनको अपफ्रंटली डिनाई किया है, हाँ। क्लेम्स को, जैसे वो पब्लिक फोरम में लोगों के डाउट्स को भी करते रहे हैं Correct. कि एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ह्यूमिलिएशन हो रहा है। व्हाई डिड यू थिंक कि ऐसा क्या था जो वो एकदम चेहरे पर सामने ये बोलना कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ सब लोग खुश हैं, एम्प्लॉयज़ खुश हैं? ये बड़ा मुश्किल है बताना। दो ही सूरतें हाल हो सकती हैं, या तो उनको पता नहीं हो या तो वो मानना नहीं चाहते हो। पता नहीं होना बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि जो चीज़ आपके सामने हो रही है, चारों तरफ हो रही है, 10 लोग बोल रहे हैं, वो आपको पता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और पता होते हुए भी अगर आप नहीं मानना चाहते हैं तो दो ही चीज़ें हैं, या तो आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या फिर आपको देखना ही नहीं है, राइट। मुझे नहीं पता इसकी वजह उनके दिमाग में ये क्या चल रहा है। आप आज भी अगर ये चीज़ें बताओगे कि आपके यहाँ इतनी तरीके की प्रॉब्लम्स थी, आपने पहले क्यों कुछ नहीं किया, आई एम श्योर या तो वो बोलेंगे कि आप कर रहे हैं, या तो बोलेंगे नहीं, इट वॉज पार्ट ऑफ ग्रोथ। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि ये डिनाइल के पीछे क्या रीज़न है। क्योंकि जो लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं वो भी यही कहते हैं कि इस डिनाइल की रीज़न, क्योंकि अगर आप अपनी गलती को मान लेते हैं कहीं ना कहीं और फिर उसको सही करने, जितनी जल्दी आप मान लेते हैं उतना ज़्यादा आपके पास समय होता है उसको ठीक करने का। जितनी देर पे जाकर के आप मानोगे उतना कम समय होगा उसको सही करने का, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके होंगे। आई थिंक बायजू अपने आई मीन एज इन द टर्म्स ऑफ द कंपनी, नॉट द मैन, बायजू का जो एज अ बिजनेस जो जहाँ इसकी जर्नी है अभी तक अपनी एवोल्यूशन के स्टेज में जहाँ पे पहुँचा हुआ है, समय बहुत कम बचा है अपनी गलतियों को सुधारने का। आई थिंक जितनी जल्दी वो ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे और फिर उस पर काम करना शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा सबके लिए। बायजूस ही क्यों चुना आपने? वो क्वेश्चन करते रहे कि क्या कुछ पर्सनल दुश्मनी है, कोई खुन्नस है मुझसे या कंपनी से, क्यों? बिल्कुल ये सबने पूछा है मुझसे कि वाई बायजूस।
इसका जवाब एक्चुअली मैंने बहुत शुरुआत में किताब के पहले पन्ने में ही आपको मिल जाएगा ऑथर्स नोट में। उसमें मैंने कहा कि 4 साल पहले इसी समय का समय था 2019 बीच का दिसंबर में हम लोगों की छुट्टी होती है, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में हम लोग छुट्टी लेते हैं। तो आशीष और मैं बात कर रहे थे, आशीष मेरा एडिटर है मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट में, आशीष और मैं बात कर रहे थे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हमने मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट सितंबर में ही शुरू किया था 2019 में, तो 3 महीने ही हुए थे हमें ऑपरेट करते हुए। और हमने फिर सोचा कि यार अगर इसको आगे करना है तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसा कि आप लोग हर साल के आखिर में आप लोग भी एक अगले साल की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि कौन से सेक्टर्स हैं जिसको कवर करना चाहिए। उसमें से एक सेक्टर ये था कि आप शुरू करें एजुकेशन टेक्नोलॉजी को कवर करना, ऑनलाइन लर्निंग, बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग बड़ा हो रहा था, राइट। उसमें पैसे आ रहे थे, मार्केट इंटरेस्टेड था, इन्वेस्टमेंट आ रही थी, एंड एज अ बिजनेस पब्लिकेशन यू हैव टू फॉलो द मनी, कि जिसमें पैसे आ रहे हैं उसको आप देखिए कि पैसे क्यों आ रहे हैं और जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। जो चीज़ बनाने की आप बात कर रहे हैं वो चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही है तो कहाँ तक बन रही है, किसको फ़ायदा हो रहा है। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। तो हमने शुरू किया एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉलो करना, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बायजू को फॉलो कर रहे थे, कई सारी कंपनीज, बायजू थी, अनअकैडमी थी, अपग्रेड थी, ये तीनों बहुत बड़ी कंपनीज टॉपर थी। ये 4-5 कंपनीज थे उस समय, बहुत बड़े बड़े कंपनीज थे। स्केल आज के जितना नहीं था लेकिन उस समय के हिसाब से बड़ी कंपनीज थी। बायजू सबसे बड़ी कंपनी थी, इन सभी में भी सबसे बड़ी कंपनी थी बायजू। बायजू ऑलरेडी एक यूनिकॉर्न था उस वक्त, बाकी सब बहुत दूर थे उससे। और बिकॉज उसका कस्टमर बेस इतना बड़ा था, बिकॉज वो सबसे बड़ी कंपनी थी, बिकॉज हर दिन कुछ भी बायजू करती थी उस पर न्यूज़ बन जाता था, तो हमारे दिमाग में ये थी बात कि भाई हम ये जानें कि अगर पेरेंट बायजू का ऐप ले रहे हैं, ऐसी क्या बात है, क्यों ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये जो पैसे आ रहे हैं बायजू में, कुछ तो कर ही रहे होंगे, सही गलत जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि लोग इतना पागल हैं उनके पीछे। और यही हमारी वजह थी, हम सिर्फ ये समझना चाह रहे थे कि एक्चुअली बायजू क्या कर रहा है कि पेरेंट्स बायजू का ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। दैट वाज द फर्स्ट स्टोरी। हमारी जो फाइंडिंग्स थी स्टोरी में वो एकदम ही अलग हटके थी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो सिर्फ ये चल रहा था कि अरे भाई कुछ ना कुछ तो किया होगा कि इतने सारे लोग पागल हैं इसके पीछे, इतने मिलियन डाउनलोड्स हैं, और फिर पैंडेमिक आया, बढ़ ही गया मामला। तो वहाँ से शुरू हुआ, एंड देन रैबिट होल, फिर आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ से तार से तार जुड़ते चले गए। बस इसी जो आपने रीज़न दिया कि ऐसा क्या हो रहा है कि लोग पागल हो रहे हैं, शाहरुख खान नजर आते हैं उनके ऐड में। हाँ। फिर इन्होंने क्रिकेट की जर्सी को स्पॉन्सर किया। इंडिया जैसे काफी नहीं था, फिर ये फीफा को भी स्पॉन्सर करने चले गए। डेटा है कि जो वित्त वर्ष 21 था, FY21 था, उसमें इनके रेवेन्यू का करीबन 93%, मतलब 100 रुपए कमा रहे थे तो 93 रुपए इनके सिर्फ एड और प्रमोशन पे जा रहे थे। ये मतलब कोई सेन और सेंसिबल डिसीजन मैं नहीं कहूंगी कि ये था। क्यों आपको लगता है कि वो उन्होंने इस रास्ते को चुना? सही या गलत में मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको वजह बता सकता हूँ, क्योंकि ये सवाल मैंने बायजू से पूछा है। एंड हमारे देश में 2 ही चीज़ें चलती हैं, एक क्रिकेट और एक सिनेमा, ठीक है। यही 2 चीज़ें चलती हैं। आप कुछ भी कर लो, आप कोई भी विज्ञापन देख लो, किसी भी कंपनी का देख लो, अगर बड़े स्केल पे जाना चाहते हैं वो इन दोनों में से किसी अभिनेता को उठा कर के लाते हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर, या फिर किसी क्रिकेटर को लेकर के आते हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर। आई थिंक द रीज़न वाई बायजू चोज टू स्पॉन्सर, चाहे वो क्रिकेट की टीम हो, क्रिकेट की जर्सी हो, क्रिकेट के इवेंट्स हो, या फिर फीफा का इवेंट हो, या फिर लायनल मेसी को लेकर के आए हो, शाहरुख खान को लेकर के आए हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था कि उनको हर घर पहुंचना था। शाहरुख खान अगर एक चीज़ बेच रहा होगा तो आप देखेंगे, हम जब छोटे थे तो हम लोग भी देखते थे ये तो ये बेच रहा है। हमें नहीं पता था कि फेयर एंड हैंडसम में क्या है, राइट। हमें नहीं पता था कि फला प्रोडक्ट में क्या है, बस वो बेच रहा है तो ठीक ही बेच रहा होगा, राइट। अमिताभ बच्चन तेल बेच रहे हैं, सबसे बड़े मेगा स्टार है। तो आई एम जस्ट सेइंग, राइट, कि आप क्यों करेंगे ऐसा, कि आप इसलिए करेंगे क्योंकि उस व्यक्ति का इस तरह, जो चाहे वो शाहरुख खान हो, लायनल मेसी हो, पूरी दुनिया जानती है उनको, राइट। उनका चेहरा काफ़ी है, उनका चेहरा देख करके अगर आप चैनल चेंज कर रहे हो, उनका चेहरा देख करके भी आप रुक सकते हैं, और वो 10 सेकंड काफ़ी है बायजू को अपना ऐड प्रमोट करने के लिए। तो मेरा ये मानना है, और जो मुझे समझ में आया है वो इसलिए ये आया है कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न था इन सभी टाइप्स को करने के लिए, कि हर घर में पहुंचना चाहते थे, एंड दे वर सक्सेसफुल।
फिर इस होड़ में आगे जाते जाते एक्विजिशन के मामले में बहुत एग्रेसिव बने। हाँ, बिल्कुल। जहाँ अभी हम लोग इंटरव्यू से पहले भी आप बात कर रहे थे कि वो कौन सा शायद वर्टिकल होगा जिसमें ये पैर ना रखा हो इन्होंने। बिल्कुल। आकाश इंस्टीट्यूट को इन लोगों ने एक्वायर किया $1 बिलियन में। 1 बिलियन, हाँ। और कहा गया कि इन्होंने 30 to 40% ज्यादा प्रीमियम दे करके खरीदा है व्हाइट हैट जूनियर को, क्योंकि उस टाइम बहुत टॉक्ड ऐप स्टार्टअप बन गया, इसके एड्स आ रहे थे कि बचपन से ही कोडिंग सीख लेंगे। हाँ, ये दोनों सबसे मुझे लगता है कि नामी इनके एक्विजिशन थे और भी थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये स्टेप गलत गया या करना ही नहीं चाहिए था या फिर कम में करना चाहिए था? आई डोंट थिंक इसका एक ही जवाब है। आई थिंक हम सब ये मानते हैं कि व्हाइट हैट जूनियर का जो एक्विजिशन था उसका कोई मतलब नहीं बनता था, बिकॉज व्हाइट हैट जूनियर के पास सिर्फ एक चीज़ थी, वो थी कोडिंग। और कोडिंग भी ऐसा था कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस था 144, 144 क्लासेस टॉप थे, बाकियों की बात नहीं करूँगा मैं। मतलब आप किसी भी एक बच्चे को 144 क्लासेस के लिए इंगेज कर सकते थे, उसका कोई रिपीट वैल्यूएशन नहीं था। एजुकेशन एज अ सिस्टम अगर आप देखें तो एजुकेशन एज अ सिस्टम 20 साल तक आपके साथ चलता है कम से कम। मतलब एक स्कूल की आमदनी इसलिए होती है कि आपको वो 10 साल 12 साल अपने साथ रख सकता है, बिकॉज यू आर अ रिपीट कस्टमर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, राइट। आपके जैसे बहुत सारे और बच्चे हैं। व्हाइट हैट जूनियर में वो रिटेंशन बहुत कम था, वो रेपिटेशन बहुत कम था, तो उसका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसको हम कहते हैं कि जितने लोग उसको खरीद सकते हैं या खरीदना चाहते हैं, जो उत्सुक हैं उसके बारे में, वो बहुत कम था। दूसरी बात यह है कि वो लोग लाइव क्लासेस देते थे। लाइव क्लासेस में एक ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है, एक टीचर को बिठाना पड़ता है कैमरे के सामने चीज़ों को बेचने के लिए, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। मैं यहाँ खड़ा होकर के वीडियो दे दूँ और उसको आप रिकॉर्ड करके 10,000 जगहों पे बिठा दें तो मेरा कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन वो 10,000 बार मैं एक टीचर को बिठाऊँ और लाइव क्लासेस दूँ, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये कई सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से व्हाइट हैट जूनियर नहीं चलता। आकाश का एक्विजिशन एक्चुअली बहुत अच्छा एक्विजिशन था, और अच्छा होता अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने की हैं वो नहीं करते, तो अगर अलग तरीके से जाते, जैसे आकाश का जो फंडामेंटल्स है उस हिसाब से जाते तो या एक चीज़ आपने बताई है कि उनके ये जो भी डिसीजंस थे उनका कॉमन मैन पर, उनके टारगेट ऑडियंस पर बहुत हार्ड अर्नड मनी है उनकी जो वेस्ट हुई लोगों की फंसी है। स्टूडेंट्स को कोई वापस से रिस्पॉन्स नहीं मिलना। एक टाइम ऐसा है जब वो कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो गए हैं अपनी ऑडियंस से, अपने कस्टमर से, जिस मिशन के साथ उन्होंने शुरुआत की थी। एंड उनको शायद इस चीज़ का रियलाइजेशन भी नहीं है। एज एन एंटरप्रेन्योर आप अपने ऑडियंस से कनेक्टेड नहीं है। कितनी बड़ी ट्रेजेडी ये साउंड करती है अपने आप में? मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई ट्रेजेडी है, क्योंकि अगर आप देखें चाहे जो भी वजह रही हो शुरुआत होने की, और लेकिन एक ही उम्मीद ये थी कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना था। अगर आप बायजू से आज भी बात करें तो वो आज भी यही कहेंगे कि मुझे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि द एजुकेशन सिस्टम इन इटसेल्फ इज़ ब्रोकन। हमारा जो सिलेबस है वो आउटडेटेड है, हमारे आधे से ज़्यादा टीचर्स पढ़ाने के काबिल नहीं हैं, उनको खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में हम पीछे हैं इस मामले में। तो वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो टूटा हुआ है, फ्रैक्चर्ड है, ब्रोकन है। उसको बदलने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। और बहुत छोटी छोटी कंपनीज इस बारे में काम कर रहे हैं। आई थिंक बायजू की शुरुआत भी अगर मैं मान लूँ कि एज अ टीचर ही वांटेड टू डू समथिंग गुड, दिस वाज द प्रॉमिस, राइट। दिस इज़ द प्रॉमिस्ड लैंड, दिस इज़ द थिंग दैट कुड हैव बीन डन। और इसके सेंटर में स्टूडेंट्स हैं, इसके सेंटर में पेरेंट्स हैं, और एक पॉइंट के बाद जाकर के उससे पूरी की पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाना, जहाँ पे सब लोग प्रताड़ित हैं, सबको अपना पैसा चाहिए, और आपका सारा का सारा टाइम सिर्फ इसमें गुजर रहा है कि आप कहाँ से पैसा लाएं कि आप सैलरीज दे पाएँ लोगों को, या आप अपने लोगों को बचा पाएँ, या अपनी कंपनी। आपका फोकस ही नहीं होगा ना पढ़ाई के प्रति। फिर आज के डेट में अगर आप देखें तो लास्ट कुछ राउंड जो हुए हैं ले-ऑफ्स के पिछले 7-8 महीनों में, a large number of educators have been let go of. अगर आप पढ़ाई के ऊपर एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, आपका सबसे बड़ा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेंबर है, वो कौन है? एजुकेटर, राइट। आप उसी के बल पे तो बना रहे हैं अपने आप को, आप एजुकेटर कहते हैं, टीचर कहते हैं। लास्ट राउंड में बहुत सारे टीचर्स को निकाला इन्होंने पिछले 6-8 महीनों में। तो आई डोंट नो अब क्या बायजूस के लिए
अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा कि जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ बहुत कम समय बचा है बायजूस के पास। दो सूरतें हैं, या तो आप ये जिस दलदल में फंसे हुए हैं वहाँ से निकल सकते हैं, या फिर इस दलदल में डूब सकते हैं, राइट। निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? निकलने के लिए सबसे बड़ी जो अभी दिक्कत है बायजू के साथ वो ये है कि बिज़नेस में पैसे नहीं बन रहे। जो इनका कोर बिज़नेस है ऑनलाइन लर्निंग का, उसमें पैसे नहीं बन रहे और इनके ऊपर लोन बहुत सारे हैं, कर्जा बहुत है। 1.2 बिलियन का टर्म लोन है, प्लस बहुत तेरे लोगों से एजेंसी से इन्होंने पैसे उठा रखे हैं, उनको पैसे वापस देने हैं, ठीक है। तो अब आपके पास आप पैसे बना नहीं पा रहे अपने बिजनेस से और आपके ऊपर लोन्स बहुत सारे हैं। आप क्या कर सकते हैं? अपने एसेट्स बेचो आप, जो आपने इतने सालों में एक्वायर किए हैं। तो बहुत समय से बातचीत चल रही कि एपिक जो है यूएस में और फिर रेट लर्निंग जो है हायर एजुकेशन वाला वर्टिकल, ये दोनों को बेचने की बात चल रही है। बहुत दिनों से चल रही है, 6-8 महीने से चल रही है, अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। सो बचने का सिर्फ एक सूरत हाल ये है कि भाई आप देखो गलतियां कहाँ हुई हैं, पब्लिकली बोलो, टाइम मांगो। अभी तक तो हमने यही नहीं सुना कि आपने ये कहा हो कि भाई ये गलती हुई है। आप अभी तक उसी पर चल रहे हो, हमने जो किया सही किया, आगे बढ़ रहे हैं, राइट। एक्सक्यूज मी। तो आपको टाइम क्यों देगा कोई भी? मेरे को आकर के आपसे बोलना पड़ेगा ना कि बॉस गलती हुई मेरे से, लेट्स स्टॉप दिस हियर, गिव मी सम टाइम टू रीथिंक, कम अप विद अ स्ट्रैटेजी और फिर उसको सही करने की कोशिश करो। वो दिखना चाहिए, दिख नहीं रहा आज के डेट में, ठीक है। वो दिखना चाहिए। उसको दिखने के लिए फिर आपको जितने भी बाकी के बिजनेसेस है वो सब काट के निकालने पड़ेंगे, वो सब आप बेच दीजिए। आपका जो कोर है आपको वो रीडिफाइन करना पड़ेगा। आप कैसे पैसे बना सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगा, आपका मुनाफा कहाँ से आएगा। आज की डेट में तो कंपनीज जो हैं वो ग्रोथ के पीछे भाग रही थी और मुनाफा तो किसी के इन्वेस्टर्स भी नहीं पूछते थे, राइट। एवरीबडी वाज अबाउट आफ्टर स्केलेबिलिटी कि आपका ग्रोथ कितना होगा, 100%, 2x, 10x, 20x। पैसे कितने जा रहे हैं, इन्वेस्टर का पैसा जा रहा है, जाने दो। आज की डेट में ये सवाल पूछने लगे कि भाई मुनाफा कहाँ से होगा, पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है। बट आज के डेट में तो बहुत लेट नहीं हो गया ये पूछना। बिल्कुल नहीं, ये एक्चुअली ये सवाल पिछले 2-2.5 साल से पूछना शुरू है। बट अगेन लाइक आई सेड कि आप इतने अंदर घुस चुके थे कि फिर वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। जब तक आप यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इट्स लाइक एन अबिस, एक आप गिरते चले जा रहे हैं, राइट, दलदल में गिरते चले जा रहे हैं। यू हैव टू फाइंड अ फुट होल्ड। आपको एक जगह पे देखना होगा कि आपका अपना पैर कहाँ से लगा सकते हैं और उसके बाद फिर आपको निकलना पड़ेगा। वो जगह नहीं मिली अभी तक इनको। हमारी जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद बायजूस के खुद कस्टमर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब आज भी जद्दोजहद में फंसे हुए हैं कि वो हम रिफंड कैसे लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीटेड फील कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती, आपने बताया, कॉल उठाएंगे नहीं, वो टेन्योर विंडो बंद हो जाए कि आप रिफंड के लिए अपना कंप्लेंट डाल सकें। इस अपनी सफ़र में ये किताब लिखते हुए आपने क्या फिगर आउट किया है कि उन लोगों के पास अब कौन सा रास्ता बचा है? मुझे नहीं लगता उनके पास कोई भी रास्ता बचा है एक्चुअली। जो पैसे आपने दे दिए कंपनी में वो पैसे वापस तो नहीं आ रहे। बहुत लोगों के आ गए जिन्होंने सोशल मीडिया पे हंगामा मचाया और उनके पैसे वापस आए हैं। अब कितने लोगों के आएंगे, कंपनी के पास उतना पैसा है रिफंड करने के लिए कि नहीं है, मुझे नहीं पता, राइट। चांसेस आर कि नहीं है शायद। एक्चुअली इसके पीछे ये भी एक वजह थी कि ये समझे पेरेंट्स की ये जो बैंडेड सॉल्यूशंस है ना, इससे काम नहीं चलता, राइट। आपको फंडामेंटल देखना पड़ेगा कि किस कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है। अगर आप देख करके समझ कर, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है कि कई बार पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि वो क्या ले रहे हैं। और बायजू के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर आप हायर एजुकेशन की, जैसे कि मैं बात कर रहा था आपसे, हायर एजुकेशन और टेस्ट प्रेप की कैटेगरीज अगर आप देखें तो वहाँ पे जो कंज्यूमर होता है, जो यूज़र होता है और जो बायर होता है वो सेम होता है। एज अ स्टूडेंट आपको पता है कि 10वीं के बाद आपको नीट करना है। अब नीट के लिए आपको देखना है कि कौन से कॉलेज में नीट का कौन सा जो कोचिंग सेंटर है वो नीट का बेस्ट प्रिपरेशन करा रहा है। आप उसके पास जाते हो, आप कोर्स जाकर के खरीदते हो। दैट्स अ पुल फोर्स। आप जाते हो कंपनी के पास। सेम गोज फॉर हायर एजुकेशन। आपको कोडिंग सीखनी है, आपको लैंग्वेज सीखना है, आपको पता है आपको ये लैंग्वेज सीखना है, ये लैंग्वेज आपको कौन सिखा रहा है, आप वहाँ पे जाएंगे, आप उससे लेंगे। कंपनी को फोर्स नहीं करना पड़ रहा। यहाँ पे स्कूल सेगमेंट में उल्टा है। बायजू हैड टू गो फॉर पुश सेल्स। यहाँ पे बायजू बता रहा था कि आप क्यों लेना है। दो क्लास के बच्चे को, दूसरी कक्षा में पढ़ रहे बच्चे को नहीं पता कि बायजू उसके लिए क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। वो पेरेंट को बता रहा है बायजू। तो खरीदने वाला पेरेंट है,
पढ़ने वाला बच्चा है। तो यूज़र और बायर दो अलग अलग लोग हैं। एक्सपेक्टेशन यूज़र की अलग है, एक्सपेक्टेशन बायर की अलग है, एक्सपेक्टेशन कंपनी की अलग है। तो ये सारी बहुत सारी तरह की दिक्कतें हैं, राइट। तो पेरेंट्स को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इस चीज़ का निदान कहाँ पर है। और एक तो पागलों की तरह जो पढ़ो 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 और इतने मार्क्स लाओ, 90% लाओ तो ये तो कम है, 100% से नीचे तो ड्यू में एडमिशन। तो या मुझे नहीं लगता उनके पास कोई उपाय है। जो ऑलरेडी इसमें हैं उनके पास कोई उपाय नहीं है आज के डेट में। ये एक सीख ज़रूर है कि कहाँ जाएं, किस तरह से कौन सी कंपनीज़ के साथ काम करें या कौन सा कोर्स लें। पेरेंट अब ज़्यादा सोचेंगे इस बारे में, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे इस डिसीजन को लेने में। एक और चीज़ मेरे जहन में आई कि जो आईआईटी के ग्रेड्स को लेके इन लोगों ने फटाफट हायर किया था ताकि पेरेंट्स को कन्विंस करना इजी हो कि हमारे पास पढ़ी लिखी जो वर्कफोर्स है वो काम कर रही है। शायद आईआईटीएंस जो फ्रेशर्स थे उनके जहन में क्यों नहीं आया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ एक सेल्स पर्सन बनने। क्या एज अ फ्रेशर या फिर एज एन एम्प्लॉय हमारे दिमाग में भी ये चीज़ हमको एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए कि सिर्फ पैसे के पीछे ना जाएं। करेक्ट। देखिए, पैसा एक बहुत बड़ा फोकस तो होता है, ये तो आप भी मानोगे, ठीक है। और कॉलेज से निकले हुए बच्चों के लिए पैसा थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। और आज़ादी मिलती है, राइट। आप छोटे से शहर से, पटना से, भिलाई से, इंदौर से पढ़ कर के निकले हो, आपको बैंगलोर जैसे शहर में नौकरी, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मेरे उस समय, आगे की तो बात छोड़ दीजिए, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब ये कंपनी शुरू हो रही थी, बन रही थी, 2015-16 की बात कर रहा हूँ। उस समय के दौरान जो भी सेल्स पीपल थे उन लोगों से मेरी बात हुई है और उन लोगों ने मुझे ये बताया है कि उन लोगों को ये बताया ही नहीं जाता था कि ये टेलीकॉलिंग का काम है। क्योंकि आपको एक जो आपका जो डेजिग्नेशन होता था वो था बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, एग्जीक्यूटिव, जो भी है। सुनने में अच्छा लगता है, आप बिजनेस को ग्रो करेंगे। उनको बताया नहीं जाता कि आपका काम का जो KRA है वो आप बैठेंगे, फ़ोन उठाएंगे और कस्टमर को फ़ोन कर बात करना, नहीं, ऐसा नहीं होता था। उनको कुछ और बताया जाता था। उनको बताया था कि आपकी जो सीख है, आपकी जो पढ़ाई है वो काम आएगी। यू हैव टू कन्विंस पीपल। ये तो बताया ही नहीं किसी ने कि आपको फ़ोन पे बातें करना है। दूसरी बात, पेरेंट को बताते थे कि सारे IITians आ रहे हैं, वो समझते हैं, आपको समझा। ये भी गलत है, क्योंकि IITians नहीं थे सारे, दुनिया जहान के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आए थे। इंजीनियरिंग कॉलेज से इसलिए आते हैं क्योंकि इंजीनियर्स को मैथ के कॉन्सेप्ट समझना आसान होता है और वो आसानी से शायद बता सकते हैं। तो ये वजह थी, क्योंकि अ लार्ज सेक्शन ऑफ द यंग पीपल हु जॉइन बायजू डिड नॉट नो कि उनका रोल सिर्फ फ़ोन पे बात करना है। ओके, सो आई थिंक दैट इज़ द थिंग। और ये दिखाते ना कि आप धंधे के साथ आगे बढ़ोगे, आप मैं एंटरप्रेन्योर, आप माइक्रो एंटरप्रेन्योर, अगर मैं बड़ा बनूंगा तो आप भी बड़े बनोगे। अब बाहर जाकर के क्यों नौकरी करोगे, यहीं पे करो। सो थिंग्स लाइक दैट। लास्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही जेन्युइन सा है कि ये एक किताब पहली मर्तबा अगर कोई देखेगा उसे लगेगा कि एक बिजनेस फील्ड की या फिर एक बिजनेस केस स्टडी है बायजूस की, बट बहुत सारे इंसिडेंट्स इसमें ऐसे भी जिक्र किए गए जो हमारे आम जिंदगी से, कॉमन मैन जो मेजॉरिटी है उससे रिलेटेड है। क्यों पढ़ना चाहेंगे लोग या क्यों पढ़ना चाहिए इन लोगों को इस किताब को? मैं जब लिख भी रहा था तो सबसे पहला हमारा फोकस यही था कि डू नॉट राइट इट एज अ बिजनेस बुक। तो आप देखेंगे कि कई जगहों पे नंबर्स हैं और कई जगहों पे दलीलें हैं, लेकिन क्योंकि वो होनी ज़रूरी है, नहीं तो नंबर्स के बगैर आप कैसे समझेंगे बिज़नेस को। लेकिन हमने कोशिश ये ज़रूर करी है कि आप इसको एक जनरल अवेयरनेस बुक की तरह देखें। इसमें स्टोरीज़ हैं, आपके मेरे जैसे कॉमन लोगों के बारे में स्टोरीज़ हैं। किस तरह ने किसी ने इस कंपनी के साथ, इस कंपनी का प्रोडक्ट लिया या इस कंपनी के साथ जुड़े। इस बुक के माध्यम से मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ये मंशा है कि लोग समझें कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन लर्निंग का जो ये बिज़नेस है, ये है क्या। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो क्यों जुड़ना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री हमेशा ये बताती है आपको कि कौन सी चीज़ें नहीं दोहरानी है आपको, राइट। दैट इज़ द ओनली थिंग अबाउट हिस्ट्री, राइट। इस किताब को लिखने के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये एक मंशा है कि आप इसको पढ़ें और समझें और देखें कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता। आज के डेट में भी लोगों को नहीं पता कि बायजू में कहाँ प्रॉब्लम है, लोगों को नहीं पता। तो इसको लिखने का सिर्फ और यही एक रीज़न है कि आप देखें, पढ़ें और समझें कि इसमें आपके और मेरी तरह आम लोगों की कहानी है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको बचना चाहिए। बस यही है, इतनी सी सिंपल सी बात है। इस आखिरी जवाब में प्रदीप ने हमें बताया कि एक स्टार्टअप
क्यों इतना अहम होता है, वो उसे अपने इन्वेस्टर्स को भी खुश रखना चाहिए, उसे अपने कस्टमर्स को सबसे पहले खुश रखना चाहिए। और अगर आप एज एन एम्प्लॉय किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो एक लिक्रेटिव जॉब ऑफर का जो पैकेज होता है, जो डिजिट होते हैं, सिर्फ वो देख करके नहीं जाना चाहिए। हर जगह ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। जब भी आप अपना 1 रुपया भी लगाएं तो ज़रूर जांचें, परखें, समझें। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं कि बायजूस के साथ क्या हुआ, एक 22 बिलियन डॉलर की कंपनी बनने के बाद कैसे वो फर्श तक पहुंची है या फिर डूबने की कगार पर है, ये सारी कहानी आपको मिलेगी इस किताब में। नाम है द लर्निंग ट्रैप। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप इसे इजीली खरीद सकते हैं। बाकी बहुत सारी डिटेल्स को पढ़िए, अवेयर रखिए खुद को और देखते रहिए हमारा ये शो किताब वाला। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।